हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ओलिगोपोली का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली और टॉपिक का नाम है चैम्बरलिन्स ओलिगोपोली मॉडल। चैम्बरलिन ने ओलिगोपोली का एक मॉडल दिया था, छोटा सा मॉडल है जिसमें उन्होंने इंटरडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो ये मॉडल क्या होता है और किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, मैंने हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। Chamberlain's model of oligopoly recognizes the interdependence of firms in such a market. तो ओलिगोपोली का जो मॉडल है वो ओलिगोपोलिस्टिक जो मार्केट्स हैं उसके अंदर ये मतलब इंटरडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और काफ़ी ज़्यादा कहता है कि जो ओलिगोपोली है इसमें आपस में जो कंपनीज हैं, ये जो फर्म्स हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होती हैं, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। चैम्बरलिन आर्ग्यू करता है दैट इन द रियल वर्ल्ड ऑफ ओलिगोपोली firms are not so naive that they will not learn from the past experiences। जो आपने पुराने मॉडल किए हैं कर्नॉट के, वो ये कहते हैं कि जो फर्म्स होती हैं वो पुराने पुराने एक्सपीरियंसेस को दिमाग में लेके नहीं चलती, मगर चैम्बरलिन कहते हैं कि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि पुराने तजर्बे से कुछ ना सीखें। However, he makes the same assumptions as the exponents of old classical models have done। बट उन्होंने assumptions पुराने तरीके से लिए हैं, जैसी पुराने मॉडल्स में मैंने डिस्कस की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हिज मॉडल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द assumptions ऑफ homogeneous प्रोडक्ट के दोनों की दोनों कंपनियां सेम क्वालिटी का माल बना रही हैं। फर्म्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब फर्म्स इक्वल साइज की हैं, उनकी आइडेंटिकल कॉस्ट है और नो एंट्री बाय न्यू फर्म्स एंड फुल नॉलेज ऑफ डिमांड। तो ये सारी चीज़ें वो अज़्यूम करके चल रहा है कि कोई नई कंपनी भी नहीं आएगी और जो दोनों की दोनों कंपनियाँ हैं, उनको पहले से पता है कि डिमांड कितनी है। इस चीज़ की बुराई भी की जा सकती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। अब रिकॉग्निशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स गिव्स अस अ रिजल्ट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कर्नॉट। कर्नॉट तो कहता था इंटरडिपेंडेंस का नाम पे कोई चीज़ है ही नहीं, मगर यहाँ पे जो चैम्बरलिन है वो ये कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस है, तो अगर इंटरडिपेंडेंस है तो उनके रिजल्ट्स मॉडल के थोड़े डिफरेंट और काफ़ी मज़ेदार आते हैं। कैसे? चैम्बरलिन आर्ग्यूज दैट फर्म्स are aware of the fact that their output or price decision will definitely invite reactions of the other firms। चैम्बरलिन आर्ग्यू करते हैं कि जो फर्म है अगर वो अपना प्राइस या आउटपुट में चेंज करते हैं तो जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें रिएक्शन आना ही आना है। समझ गई बात? देयरफॉर ही डज नॉट विजुअलाइज एनी प्राइस वॉर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स। तो वो विजुअलाइज नहीं कर पाते कि जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें जो प्राइस वॉर्स हैं वो उस तरीके से किस तरीके से होती है। ही ऑल्सो rules out the possibility of firms adjusting their output over a period of time and thus reaching the equilibrium at an output level lower than what he would reach under monopoly। तो वो ये भी नहीं कहते कि भाई कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें कंपनीज अपनी जो आउटपुट है उसको एकदम से एडजस्ट करेंगे और मोनोपोली आउटपुट से कम बनाएंगे। तो मोनोपोली आउटपुट से कम बनता है, इस चीज को भी वो एकदम दरकिनार कर देते हैं। According to Chamberlain, recognition of possible sharp reaction to an oligopolistic firm's price and output manipulations would avert harmful competition amongst the firms in such a market and would result in a stable industry equilibrium with the monopoly price and monopoly output। तो वो कहता है कि जो भी आपस में ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा इंटरडिपेंडेंस है, इसकी वजह से इस वजह से कि वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि हमारी इंटरडिपेंडेंस है, इस वजह से वो मोनोपोली प्राइस चार्ज करेंगे और मोनोपोली आउटपुट जो है वो बनाएंगे। तो मोनोपोली प्राइस एंड मोनोपोली आउटपुट को ही इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट कहा गया है इस मॉडल में। समझ गई बात? अब मैं इसको टेबल एंड डायग्राम से, मतलब टेबल नहीं डायग्राम से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम की भी फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इन हिज ओपिनियन नो कोल्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग दिस सोल्यूशन। मोनोपोली आउटपुट और मोनोपोली प्राइस को चार्ज करने के लिए कोई कोल्यूजन या कोल्यूसिव ओलिगोपोली की जरूरत नहीं है। इन केस firms in an oligopolistic markets are aware of their mutual dependence and are willing to learn from their past experiences, then in order to maximize their individual and joint profits they will charge the monopoly price। तो वो कहते थे कि अगर जो फर्म्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर जाएं कि हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंस है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ नया सीखें, तो उससे जो उनके प्रॉफिट्स हैं, जॉइंट प्रॉफिट्स हैं, वो भी बढ़ सकते हैं और वो मोनोपोली प्राइस एंड मोनोपोली आउटपुट बना सकते हैं। इसको डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया है। पहले मैं आपको हल्का-फुल्का सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। चैम्बरलिन्स मॉडल कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड
in the framework of a duopoly. Duopoly मतलब जहाँ पे दो ही firms हैं, duopoly market. For simplicity, we assume that even in case of the cost, even in this case, the cost of producing the output is zero. ये इसकी biggest criticism है कि ये assume करके चल रहा है कि भाई cost of production जो है वो zero है. ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना, आपको पता ही है. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया, एक एक लाइन साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा. इन द गिवन फिगर, DQ इज द मार्केट डिमांड कर्व. ये जो DQ है रेड कलर की कर्व, ये क्या है? मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. इफ फर्म A is the first to enter the market, it will produce OQ1 because at this level of output, MR is equal to MC is equal to 0. तो अगर ये टोटल मार्केट डिमांड है, तो जो फर्स्ट कंपनी होगी वो क्या माल बनाएगी? OQ1, क्योंकि इस प्राइस पे क्या है, अगर ये डिमांड कर्व है, ध्यान से देखो, अगर ये डिमांड कर्व है, AR कर्व है, तो AR के गिरने से MR उससे भी ज्यादा गिरती है. समझ गए बात? तो ये जो MR कर्व है और MC कर्व हमने क्या लिया था? 0. तो MC MR को यहाँ काट रही है, तो यहीं पे हुई ना इक्विलिब्रियम. समझ गए बात? तो ये कंपनी, फर्स्ट कंपनी फर्म है, इतना माल बनाएगी और इस प्राइस पे माल बेचेगी. समझ गए बात? तो इस चीज को मैं साथ साथ रब करता रहता हूँ ताकि डायग्राम में ज्यादा गंदमंद मत मचे. ठीक है. द फर्म हेयर कैन चार्ज प्राइस OP1 विच इज द मोनोपोली प्राइस. तो ये जो प्राइस इस क्वांटिटी के सामने प्राइस चार्ज कर रहा है, इसे मोनोपोली प्राइस कहा जाता है. ऑब्वियसली दिस विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एट प्राइस OP1. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी. वो ये कह रहे हैं कि इस प्राइस के सामने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटी है. आपको पता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, तो ये पॉइंट कहीं सेंटर में आएगा. ठीक है. अब इसके बाद आप साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, आप साथ साथ डायग्राम देखते रहना. ठीक है, और साथ साथ बनाते भी रहना. फर्म बी एंटरिंग द मार्केट एट दिस स्टेज कंसीडर्स दैट इट्स डिमांड इज CQ. जो दूसरी कंपनी है, जब वो आएगी मार्केट में, तो ये डिमांड तो उन्होंने पूरी कर दी. दूसरे के लिए कितनी बची डिमांड? ये वाली CQ. तो दूसरी कंपनी आके सोचती है कि मेरे लिए तो CQ डिमांड रह गई है अब. तो वो कंपनी क्या करेगी? एंड विल प्रोड्यूस Q1 Q2 सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. तो वो क्या करेगी? अगर उसकी डिमांड कर्व ये रह गई है, तो डिमांड कर्व क्या होता है? AR. तो उसकी MR ये होगी. तो अगर उसकी कॉस्ट 0 लेके चल रहे, तो MCMR को नीचे काटता है, तो वो इतना माल बनाएगी OQ, ये Q1 Q2 इतना माल बनाएगी और किस प्राइस पे बेचेगी? प्राइस होगा OP2. समझ गए बात? मैं इसको साथ के साथ रब करता रहता हूँ क्योंकि यहाँ गंद नहीं मचना चाहिए. इट विल चार्ज OP2 प्राइस. In this, firm A will be forced to lower its price to OP2. तो फर्म 1 कितना इतना प्राइस चार्ज कर रही थी OP1. अब जो फर्म B है उसने अपना माल सस्ते में बेचना शुरू कर दिया, तो उस चक्कर में फर्म A को भी अपना प्राइस गिराना पड़ेगा. समझ के बात? It now realizes that it cannot sell OK1 output at the monopoly price and thus decides to reduce the output to OQ3, which is 1/3 of the monopoly output of OQ1. तो वो क्या करेगी? अब अगर वो देखेगी कि भाई मैं इतना प्राइस नहीं बना पाऊंगी, तो वो क्या करेगी? अपनी आउटपुट को, ध्यान से समझना इस बात को, आउटपुट को OQ1 की जगह OQ3 कर देगी. समझ गए बात? अब वो OQ3 माल बना रही है, ध्यान से समझना. Firm B will Firm B can continue to produce the quantity Q1 Q2 which is the same as Q1 Q3. तो Firm B क्या करेगी? Q1 Q2 बनाएगी माल, और Q1 Q2 क्या है? Q1 Q3 है माल. बेसिकली मतलब मैंने ये चीज और ये चीज बराबर बनाई है. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ? द इंडस्ट्री आउटपुट दस इज OQ1 एंड द प्राइस राइजेस टू द लेवल OP1. तो इंडस्ट्री जो है वो टोटल माल कितना बनाएगी? इंडस्ट्री टोटल माल इतना बनाएगी, क्योंकि फर्म है ये बना रही है और फर्म भी ये बना रही है, तो टोटल माल कितना बना? ये. और टोटल इंडस्ट्री प्राइस क्या हुआ? ये OP1. समझ की बात? तो इसीलिए पूरे के पूरे मॉडल में ये कहा गया कि लास्ट में जो है मोनोपोली प्राइस और मोनोपोली आउटपुट ही रह जाती है. दिस इज एन आइडियल सिचुएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द फर्म्स. दोनों फर्म्स के लिए फायदे की बात है. इन दिस केस द जॉइंट आउटपुट ऑफ टू फर्म्स इज द मोनोपोली आउटपुट एंड दे चार्ज द मोनोपोली प्राइस. दोनों के आउटपुट को टोटल कर दें तो क्या बनता है? मोनोपोली आउटपुट बनती है, और दोनों के जो प्राइसेस हैं वो मोनोपोली प्राइसेस हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द एजम्पशन ऑफ इक्वल कॉस्ट्स, ठीक है, ऑफ in our example is that the market will be shared equally between the firm A and B. तो बेसिकली इनको जो इक्वल कॉस्ट पड़ती है, दैट इज 0 कॉस्ट पड़ती है, ताकि ये दोनों के दोनों जो मार्केट है उसको इक्वली शेयर कर सके. बट क्या ये मॉडल इतना अच्छा है? इसकी थोड़ी बुराइयां भी तो कर लेते हैं ना. चैम्बरलिन्स ओलिगोपोली मॉडल इज सर्टेनली मोर रियलिस्टिक
देन ओल्डर क्लासिकल मॉडल्स। क्यों ओल्डर क्लासिकल मॉडल्स में कह देते हैं नाइव बिहेवियर है भाई, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते नहीं है। इट एज्यूम्स दैट द फर्म रिकॉग्नाइजेस इंटरडिपेंडेंस एंड देन एक्ट इन अ मैनर दैट मोनोपोली सिचुएशन इज रीच। तो वो इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जो मोनोपोली सिचुएशन है वो रीच हो जाएगी, मोनोपोली प्राइस चार्ज किया जाएगा और मोनोपोली आउटपुट बनेगी। In the real world of oligopoly, there are certain difficulties in reaching this solution. मगर कुछ लोग जो बुराई करते हैं इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये इतना आसान नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ कोल्यूशन, अगर कोल्यूशन नहीं है, फर्म्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द मार्केट डिमांड विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। दोनों की दोनों कंपनियों को पहले से पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट डिमांड ये है। अब पहले से कैसे पता लग जाएगा किसी भी मार्केट डिमांड का, आप खुद सोचिए। पहले से कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है ना? वो तो एस्टिमेशन ही कर सकते हैं। इन केस दिस इंफॉर्मेशन इज लैकिंग, फर्म्स विल नॉट नो हाउ टू अचीव द मोनोपोली सिचुएशन। अगर उनको पहले का ही नहीं पता कि भाई मोनोपोली जो टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में, तो वो मोनोपोली जो है जब डिमांड का ही नहीं पता तो एआर का नहीं पता, एआर का नहीं पता तो एमआर का भी नहीं पता, तो फिर एमसी नीचे से कटवा के इक्विलिब्रियम का कैसे पता लगाएंगे वो? फर्दर चैम्बरलिन इग्नोर्स द एंट्री। चैम्बरलिन इग्नोर करता है कि नई फर्म्स एंटर नहीं करेंगी, ये भी काफी अनरियलिस्टिक सा है। इन रियलिटी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स आर रेयरली क्लोज्ड। नई नई कंपनियां आती रहती हैं, पुरानी जाती रहती हैं, जिनको लॉस होता है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट तो नहीं होता, हाई बैरियर्स होते हैं, मगर कंपनियां एकदम मार्केट में आती तो है ना, ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है ना? तो इसका मॉडल क्लोज्ड है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो इफ वी रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ एंट्री, it would not be certain that the stable monopoly solution will ever be reached. अगर नई नई कंपनीज आती रही मार्केट में तो स्टेबल सोल्यूशन कहाँ से आएगा? Differences in the cost and market opportunities are also obstacles in the way of achieving the monopoly type of outcome by independent actions of the firms in oligopoly. अब कंपनीज की इसमें तो ले लिया assumption कि भाई कॉस्ट ही जीरो है और कॉस्ट ही बराबर है। अगर कॉस्ट अलग अलग होंगी और कॉस्ट जीरो भी नहीं होगी, फिर भी पंगा पड़ जाएगा कि कैसे मोनोपोली सोल्यूशन निकालेंगे। तो पुराने मॉडल से थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये कहता है कि इंटरडिपेंडेंस है, मगर ये इतना भी बेटर नहीं है कि भाई हम इसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएं, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।